हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई मेरी पिछली वीडियो को सपोर्ट करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका सहयोग ऐसे ही बनाए रखें ताकि मैं और फनी तरीके से आपके लिए नया कंटेंट लेके आ सकूँ। ठीक है। आपको पता है मैं टीचिंग एग्जाम की तैयारी करवा रही हूँ। जितने भी सी टेट हैं, एच टेट, EMRS, आर्मी पब्लिक स्कूल है और ये चंडीगढ़ टीचर के निकले हुए हैं। मतलब टीचरों की भर भर के वैकेंसी आई हुई है। ठीक है। तो आप अपना साथ बनाए रखें और मेरी गारंटी है कि आपका एग्जाम पक्का क्लियर होगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में करवाया था नई शिक्षा नीति 2020, वो भी बहुत ही फनी तरीके से करवाई थी। और आज मैं आपको करवाऊंगी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। ठीक है। हम रटवाएंगे नहीं, हम समझाएंगे और समझ के चीजों को आपको याद करना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, इसको हम क्या बोलते हैं? NCF 2005। NCF 2005। एन एन मतलब नेशनल, सी करिकुलम, एफ फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसके अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल, इतना आपको याद करना है भाई। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ स्टोरी। जो ये प्रोफेसर यशपाल सर हैं भाई, ये इनके तीन बच्चे हैं। इनके तीन बच्चे थे भाई, छोटे छोटे, स्कूल में जाते थे। अब जब इनके बच्चे स्कूल में जाते थे, ये अपने ऑफिस में जाते थे, तो भाई जो इनकी वाइफ थी वो बोलती थी कि बच्चे को स्कूल छोड़ देना। भाई इनके पास कार तो थी नहीं, ऐसे ही पैदल जाते थे। तो ये फिर क्या करते थे, बच्चों को जब साथ लेके जाते थे, उनका इतना भारी भारी बैग था, तीनों बच्चों के बैग ले लेते और बिल्कुल ऐसे हो जाते थे। ठीक है, बोझ में फिर ये ऐसे 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 करके चलते थे। ये उस चीज से बहुत परेशान हो गए। वहीं इनके पड़ोस में एक शीला आंटी थी, एक मैडम क्यूरी थी। ठीक है, जो मैडम क्यूरी इनके बच्चों के स्कूल में ही पढ़ाती थी, वो भी भाई अपने बच्चों को इनके साथ कर देती। अब ये उनके बच्चों का बैग भी ले लेते और बिल्कुल ऐसे हो जाते भाई बोझ में। ठीक है, ये इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि भाई छोड़ो और नौकरी, मैं प्रोफेसर बनके फिर मैं एक कुछ ऐसा करूंगा, कि भाई मैं जो ये वाहियात की चीजें, इन सारी चीजों को हटा के मैं पाठ्य पुस्तकों को चेंज करवाऊंगा, उनकी पूरी पाठ्यचर्या चेंज करूंगा। ठीक है, इसलिए ये इस समिति के अध्यक्ष बने और इन्होंने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार की 2005 में। ठीक है, उसके भाई कुछ पॉइंट हैं। इन्होंने भाई क्या सूत्र दिया? अभी मैंने बताया कि वो बोझ के तले दबे हुए थे, बहुत से परेशान थे, इसलिए फर्स्ट में ही इन्होंने उसका सूत्र क्या दे दिया? लर्निंग विदाउट बर्डन। एनसीआर 2005 का सूत्र क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन मीन्स बिना भार के अधिगम, बिना भार के सीखना। क्योंकि भार से ही परेशान थे ना, ये उस बोझ से ही परेशान हो गए थे, इसलिए उन्हें सूत्र ही क्या दिया? एनसीआर 2005 का लर्निंग विदाउट बर्डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। एनसीआर 2005 का सूत्र क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, बिना भार के सीखना, बिना भार के अधिगम। उसके बाद क्या है भाई? पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य और क्रम। पाठ्य, पाठ्य का मतलब क्या होता है? पाठ्य का मतलब होता है पढ़ने योग्य सामग्री। ठीक है, पढ़ने योग्य सामग्री। और क्रम, क्रम मतलब कर्मानुसार निश्चित व्यवस्था जो होती है वो होता है क्रम। तो पाठ्यक्रम का क्या मतलब हो गया? जो पढ़ने योग्य सामग्री होती है और एक निश्चित क्रम में होती है, वही हमारा पाठ्यक्रम है भाई। ठीक है, उसके बाद देखो इन्होंने क्या कहा कि जो शिक्षण है, शिक्षण का सूत्र क्या होना चाहिए? ज्ञात से अज्ञात की साइड होना चाहिए, मूर्त से अमूर्त की साइड होना चाहिए। इसका मतलब क्या था कि बच्चे को जो ज्ञात है उससे हम उस तरफ लेके जाएं जो बच्चे को ज्ञात नहीं है। ठीक है, बच्चे के सामने जिस चीज की मूर्त है, अब उसको वहां लेके जाए जो उसके अमूर्त माइंड में है। ठीक है, अब जैसे कि भाई बच्चे को अगर कोई सूत्र याद करवाना है, ठीक है, अगर कोई सूत्र याद करवाना है तो ऐसा नहीं है कि हम पहले ही उसको सूत्र बता दें, नहीं, हम उसको मतलब के 4-5 सवाल देंगे जो सेम प्रोसेस से निकलेंगे।
ठीक है, जब बच्चा देखेगा कि ये सेम प्रोसेस से निकल रहे हैं तो फिर वो क्या करेगा, वो उस सूत्र का निर्माण कर देगा कि हाँ भाई ये इस प्रोसेस से निकल रहे हैं। उसको वो चीज ज्ञात थी और उससे ज्ञात से वो किस में चला गया, अज्ञात का ज्ञान हो गया उसको। ठीक है भाई, तो इन्होंने यही सूत्र दिया। ये याद रख लेना है, एनसीएफ 2005 का जो सूत्र क्या दिया था इन्होंने, ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर, जो ज्ञात है उसे अज्ञात की ओर लेके जाना। ठीक है, उसके बाद भाई ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शिक्षक है वो ज्ञान का स्रोत नहीं है। ये बहुत बार पूछा गया है, टीचिंग एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी में हो जाते हैं। और देखो बिल्कुल सिंपल सा है कि टीचर ज्ञान का स्रोत नहीं है। ठीक है, ज्ञान का स्रोत नहीं है, सिर्फ एक माध्यम है, सिर्फ एक माध्यम है, ज्ञान को बच्चे तक पहुंचाने का एक माध्यम है, स्रोत नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें याद कर लेना। ये अभी मैंने बताया था जो ये प्रोफेसर यशपाल सर थे, इनके पड़ोस में जो मैडम क्यूरी थी जो इनके बच्चों को पढ़ाती थी, वो क्या करती थी भाई, वो ये सोचती थी कि हाँ बस मुझसे ज्यादा तो किसी को पता ही नहीं है, सारे ज्ञान का भंडार मेरे ही अंदर है। ठीक है, अब यशपाल सर उसको लाइक करते थे। ठीक है, वो एक तो बच्चों को बात बात पे डांटती थी, एक्स्ट्रा कुछ वर्क करवाती रहती थी जिसका कोई रिलेट भी नहीं होता था जो शिक्षण व्यवस्था से। ठीक है, कुछ भी करवा देती थी, मतलब कि परेशान करती रहती थी। अब भाई ये उसको लाइक भी करते थे तो ऐसे मुंह पे तो जाके बोल नहीं सकते थे कि मैडम क्यों आप गलत कर रही हैं, आपको बच्चों को ऐसे वाहियात की चीजें नहीं पढ़ानी चाहिए। ठीक है, या फिर भाई ऐसा थोड़ी ना है कि आप ज्ञान का भंडार थोड़े ना हो, भाई कुछ चीजें आप गलत करवा रही हो बच्चों को, ये ऐसे जाके नहीं बोल सकते थे क्योंकि उसको लाइक करते थे। इसलिए इन्होंने क्या वो निकाला कि भाई जो भी इन्होंने ये रूपरेखा तैयार की तो इसमें इन्होंने पॉइंट रख दिया कि जो शिक्षक है वो ज्ञान का स्रोत नहीं है, ज्ञान का स्रोत नहीं है, मतलब ज्ञान का भंडार नहीं है, सिर्फ एक माध्यम है, सिर्फ ज्ञान का क्या है, एक माध्यम है। ठीक है, और शिक्षा ये नहीं है कि टीचर या जो मनाएगा वो करवाएगा, नहीं, शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, बच्चे को जो चीजें आवश्यक है सिर्फ वही पढ़ाई जानी चाहिए, इससे भाई वो मैडम क्यूरी की नजर में बुरे भी नहीं बने। ठीक है, और सारे स्कूलों में ये व्यवस्था भी लागू हो गई। ठीक है भाई, उसके बाद देखो भाई ये देखो भाई, एनसीएल 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से होता है। भाई इन सारी चीजों का इनके माइंड में आया कैसे आया भाई, ये ऐसे ही सोफे पे पड़े पड़े रविंद्रनाथ टैगोर की एक बुक है सभ्यता और प्रगति, उसको पढ़ रहे थे। ठीक है, वो पढ़ते पढ़ते इनके माइंड में आया कि भाई प्रगति की तो हो ही नहीं रही है। ठीक है, बच्चे की प्रगति तो हो ही नहीं रही है, वही पुरानी बातें पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो इसलिए इन्होंने ये पढ़ते पढ़ते इनके माइंड में आया और फिर ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार की। इसलिए इसका प्रारंभ कहाँ से होता है, एनसीएल 2005 का प्रारंभ कहाँ से होता है, रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक के निबंध सभ्यता और प्रतीक से, सभ्यता और प्रतीक से। ठीक है भाई, अब आ जाइए भाई, आइए इनके सिद्धांत पढ़ते हैं। ये भाई बहुत ही जो प्रोफेसर यशपाल है बहुत ही सिद्धांतवादी इंसान थे। ठीक है, इन्होंने सिद्धांत दिया, एक तो क्या दिया कि ज्ञान है, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। ठीक है, जब ये छोटे थे तो जैसे कि इन्होंने पढ़ा था ये साइन कोस थीटा था ना, साइन कोस थीटा के सवाल, वो भाई ये इतने बड़े हो गए इनके जीवन में कभी काम ही नहीं आए। ठीक है, इनके जीवन में वो साइन कोस थीटा वाले सवाल कभी काम ही नहीं आए। तब इन्होंने सोचा कि बच्चे को वो चीजें क्यों पढ़ाई जाए जो उसकी लाइफ में काम ही नहीं आनी है, तो बच्चों को वो चीजें पढ़ाएंगे ना जो उनकी लाइफ में काम आएंगी। ठीक है, इसलिए उन्होंने बोला कि जो ज्ञान है उसको बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। ठीक है, जो ज्ञान है उसको बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर बच्चे को फूल के प्रकार बता रहे हो, फूल के पार्ट्स बता रहे हो, तो बच्चे को मतलब एक फूल दिखा के उसकी पत्तियों को अलग करके, पंखुड़ी को अलग करके, उसके अंकुर निकाल के, मतलब कि बच्चे को प्रत्यक्ष दिखाओ। ठीक है, बच्चे के ज्ञान को उसके जीवन से जोड़ो। ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला। उसके बाद क्या है कि कक्षा को लचीला बनाया जाए। भाई कक्षा को लचीला बनाया जाए, ये नहीं है कि कक्षा में बहुत ही ज्यादा अनुशासन हो, इतना अनुशासन हो
कि बच्चे का भाई पढ़ने का मन नहीं करे, ठीक है, बच्चा कक्षा से उठ जाए, कक्षा से डरने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कक्षा है उसका जो वातावरण है वो लचीला होना चाहिए भाई, ठीक है, तो बच्चों का अवॉइडिंग होना चाहिए। अगर किसी दिन बच्चों का पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है तो उस दिन उनको खेलने के लिए छोड़ देना चाहिए, उनको उनके ऊपर बंदिश नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। क्योंकि ये स्टार सर के जो बच्चे हैं वो घर आके शिकायत करते थे कि पापा जी जो मैडम प्यूरी है वो हमें बिल्कुल खेलने नहीं देती है और वो हमें पढ़ाती रहती है, हमें बोलने भी नहीं देती है, वो है, ठीक है। तो उसका निदान करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कक्षा को लचीला बना दिया, ठीक है, कि अगर बच्चों का पढ़ने का मन नहीं है तो उनको खेलने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। उसके बाद क्या भाई, रचनात्मकता पर बल, रचनात्मकता पर बल। इन्होंने कहा कि रटने पे बल मत दो, रटवाओ मत बच्चे को, बच्चे को करके खुद करके सिखाओ कि बच्चा खुद करके सीखे, ठीक है, खुद करके सीखने पर जोर दो, रचना पर जोर दो, बच्चा नई नई चीजों का निर्माण करेगा, रटने पे जोर मत दो, ठीक है। उसके बाद क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा। जैसे मैंने बताया कि वो मैडम क्यूरी थी बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो उससे बच्चों को बचाने के लिए, क्योंकि उसको ये डायरेक्ट जाके नहीं बोल सकते थे, उसको लाइक करते थे, ठीक है, अगर ऐसा ही बोल देते तो फिर मैडम क्यूरी अपना नंबर भी नहीं देती इनको, ठीक है, इनसे बात भी नहीं करती। तो इसलिए इन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला, इन्होंने क्या किया भाई कि भाई शिक्षा को बाल केंद्रित कर दिया। अब सारे स्कूलों में शिक्षा बाल केंद्रित है, अब शिक्षक की ज्यादा नहीं चलती, शिक्षक बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाता है बच्चों को। अगर किसी दिन बच्चों का पढ़ने का मूड नहीं है तो शिक्षक उस दिन बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, शिक्षण बच्चों पर निर्भर होने लगा है अब, ठीक है भाई। उसके बाद है राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। फिर इन्होंने क्या कहा कि जो राष्ट्रीय महत्व के बिंदु हैं उनको भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ठीक है, उनको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। जैसे कि भाई हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारी धरोहरें हैं, वो जो राष्ट्रीय महत्व की चीजें हैं उनको भी हम अपने पाठ्यक्रम में लेके आए। तो भाई इससे बाहर इस टॉपिक से कुछ भी नहीं आएगा। ये था एनसीएफ 2005 का कंप्लीट डाटा, ठीक है। आप प्रोफेसर यशपाल को याद रख लेना क्योंकि सारा इन्हीं से रिलेटेड है, इनके बच्चों पे मतलब के